नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर दो लाइनें हैं किसी की कि हमको क्या दरिया अगर लबरेज मैं खाने में है, हम तो उतनी जानते हैं जितनी पैमाने में है। वाह वाह। तो जितना हमको क्या दरिया दरिया अगर अगर लबरेज है मैं खाने में है, मखाने में हम तो उतनी जानते हैं जितनी जितने पैमाने में। हमारे क्या बात है सर। तो मोदी जी जितना जानते हैं उतने पूरे देश को जानना चाहिए, न उससे कम न ज्यादा। हम्म, अब इतना सब हाय तौबा होने के बाद आखिरकार हम्म, अब 6 जून का मुहूर्त निकला है हम्म, जब विश्वगुरु हम्म, पहलगाम जाएंगे। हम्म। ये बहुत बड़ा उनका हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और मोदी जी को। देशवासियों के लिए सौभाग्य की हाँ, ये सौभाग्य की बात है बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आखिरकार मोदी जी का दिल पसीजा और उन्होंने इतनी बड़ी कृपा बरसाई। पहलगाम मामले की हाँ, बात है। और एक कृपा और बरसाई उन्होंने, मार हाय तौबा विपक्ष कर ही रहा था सर। हम्म, तो कुल मिला के अब एक और कृपा उनकी बरसी की 21 जुलाई से 12 अगस्त तक हम्म, संसद का मानसून सत्र बुलाया जाएगा हम्म, और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में बात होगी। ये एक और कृपा मोदी जी ने किया है। हम्म। इसके लिए मोदी जी आपको थैंक यू वेरी मच। नहीं सही, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया है। देर आए और देश वालों में बहुत लेकिन नहीं, इससे दुरुस्त आए। विश्वास बढ़ता है ना, हाँ, इससे विश्वास बढ़ता है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जब ये होता है कि घटना हो गई, प्रधानमंत्री जी गए नहीं, या जैसे सत्र बुलाने की बात कही जा रही थी, अब सत्र बुला रहे हैं तो ये हो गया है कि लोगों को, विपक्ष को भी आवाज बंद हो जाएगी। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने हम्म, आप कैमरा लेकिन रिकॉर्ड पर कुछ अहम बातें कही। हम्म, रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि संसद के नियमों के मुताबिक हम्म। किसी भी मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है। अब ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है। क्या कहेंगे सर, हाँ देखिए क्या होगा इसमें? देखिए इसमें ये होगा कि हम्म, अब जो है सरकार ये समझ गई है हम्म, कि विपक्ष जो है वो लगातार ये बात को दोहराता चला जा रहा है जी, कि हमें जवाब चाहिए कि देशवासियों को ये बताया जाए कि हम्म, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है हम्म, उसको, उसमें ये मतलब इसकी सेना ने मतलब और भारत हम्म, ने क्या खोया क्या पाया, उससे हम्म, क्या लाभ हुआ, ये हम्म, सब जवाब जो विपक्ष, और कितने हमारे नुकसान हुए, कौन सा विमान गिरा, कितना गिरा, पाकिस्तान का जो दावा है वो सही है या गलत है, हम्म, अमेरिका जो बोला है, जो ट्रम्प बोल रहे थे बीच बीच में कि हमने युद्ध रुकवाया है दो लोगों, तो ये तमाम सवालात हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं। जस्टिस वर्मा वाले पर भी इसमें जस्टिस वर्मा का उठेगा वहाँ महाभियोग का योग वाला प्रस्ताव। प्रस्ताव कि एक जज होकर के उनके घर से इतनी ज़्यादा दौलत बरामद हुई, हाँ, कितना 15 लाख 50 लाख कितना, जो भी हो। जो भी हो, लेकिन उससे ये संकेत मिले कि ना जुडिशरी में इस तरीके के होता है कि हम्म, लाखों रुपए जज लेते होंगे। हम्म, क्योंकि अब ये तो उनको, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी उसने जस्टिस वर्मा के खिलाफ दिया है कि पैसा नहीं पता चल पाया। दिल्ली में एक लोअर कोर्ट के भी जज साहब हटाए गए थे, उनका भी तबादला किया गया था, वो भी कुछ पैसा वैसा मामला था। हाँ लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त तो जस्टिस वर्मा का जो है हम्म। मामला तो इम्पीचमेंट का आप बन गया है। अच्छा सर, लेकिन हम एक चीज जानना चाहते हैं कि चलिए बहुत बड़ा एहसान किया मोदी जी ने कि संसद का सत्र बुला लिया, हम्म। लेकिन ये इनके लिए तो कंपलसरी मजबूरी था सर, मानसून सत्र तो होना ही होना वही था। मैं कहने जा रहा था बीच में कि बात अब होते ही कि आपको लगा मैं इसमें टोका कौन हूँ सा एहसान कि कर वो दिया? मानसून सत्र तो होता ही होता है। हाँ, ये और ना बुलाते देखिए तब भी होता। उसमें एक बात और है। जी, देखिए विपक्ष के आगे सत्ता पक्ष कभी जो है वो नतमस्तक नहीं होना चाहता, कि ऐसा लगता है कि जैसे हम ये कह देंगे तो नतमस्तक हो जाएंगे हाँ बिल्कुल मौके उसको। पे। हाँ मौके पर कि उन्होंने कहा था। अब उसमें क्या वो जोड़ रहे हैं हाँ, कि हर सत्र विशेष होता है। हाँ, ये कहा गया था विपक्ष ने कि विशेष सत्र, यानी सारे सत्र से हट करके एक स्पेशल आप बना लिए, हाँ, एक सत्र एक दिन का बुला लीजिए, उसमें हाँ, बात हो जाए। हाँ, तो उससे भाग रहे थे। अब हाँ, मानसून सत्र तो होता ही है, वो तो इनको कराने पड़ता है। कराते ये इसमें कौन सा भाई। कृपा किया है? हाँ वो तो सत्र हर का होता, मानसून का होता है, ग्रीष्मकालीन होता है, उसका शोध सत्र होता है, शीतकालीन होता है। तो अब उसको कह रहे हैं कि हमारा हर सत्र स्पेशल होता है। अब वो है, इनकी आदत तो होती है। मतलब ये बोल दो कि ये ना लगे कि हम लोग हाँ, विपक्षी दबाव में हाँ। ऐसा करने जा अब रहे सर कल से एक कोहराम मचा हुआ है। हैं। जी। कल मध्य प्रदेश राहुल गांधी थे, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि ट्रंप ने फोन किया और नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए। अब इस पे आज भाजपा ने हाय तौबा मचाया। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने के बाद भी अपरिपक्वता पूर्ण
बयान दे रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने सेना का अपमान किया है। उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो आतंकी हाफिज सईद भी नहीं कह सका है। अब सर उन्होंने नरेंद्र को सरेंडर कहा। नरेंद्र मोदी की मतलब का मतलब थोड़ा ना सेना है। इस सेना को तुम, हमने वो राहुल गांधी का स्पीच 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुना, लेकिन मुझे उसमें सेना शब्द का तो कहीं प्रयोग करते थे नहीं। क्या नरेंद्र मोदी ही पूरी सेना है जो हेलमेटवा लगा के बगलिया में दबाए उनकी पोस्टरवा है? क्या मोदी जी अपने आप को सेना प्रमुख समझ लिए हैं क्या? ये अनुभक्तों का अपना वो है जी, कि वो नरेंद्र मोदी को सब कुछ समझते हैं, सेना लड़े लेकिन क्रेडिट उनको ही देना चाहते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर प्रधानमंत्री को लोग इतना पसंद करते हैं देते हैं, लेकिन है सब तो लगाते हो सेना हाँ, का। और ये अनुभक्ति ही तो है। वो तो खुद तो देखिए, प्रधानमंत्री खुद थोड़ी कहते होंगे कि हमको हैट पहना दो, मिलिट्री का सूट पहना दो, ये कर दो कर दो। नहीं, ये कहते होंगे मोदी जी के बारे में तो मैं गारंटी के साथ कह अच्छा, सकता हूँ। मैं नहीं जानता। अब ड्रेस के मामले में वो जान लीजिए नहीं, वो तो मैंने देखा पंजाब गए तो सिख वाला उन्होंने पगड़ी बांध ली, किसानों को भी सर आपको याद होगा फिल्म इंडस्ट्री में एक राजकुमार साहब हुआ करते थे। ड्रेस का सेंस जैसे उनको था, जितना था उतने नरेंद्र मोदी जी को भी है। अगर ये कहीं राजनीति में ना आए होते तो ये पक्का है कि बहुत बढ़िया हीरो होते। टॉप क्लास के कलाकार हैं मोदी जी, इसमें तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात अब सर कांग्रेस ने काउंटर पार्ट क्या किया, उसने भी पीसी की, पवन खेड़ा ने, और उन्होंने दावा किया कि भाई इतना जगह हमारा प्रतिनिधिमंडल गया जो हमारे पड़ोसी देश हैं। ये सर मैं भी सोच रहा था रात में कि भाई आपने ऐसे ऐसे देश में भेज दिया प्रतिनिधिमंडल जिनका नाम किसी ने नहीं सुना था। अब हमारे जो पड़ोसी देश हैं नेपाल, वहां का भी एक नागरिक मारा गया था सर पहलगाम हमले में। नेपाल नहीं भेजा गया, श्रीलंका नहीं भेजा गया, बांग्लादेश नहीं भेजा गया, बर्मा नहीं भेजा गया, भूटान नहीं भेजा गया, मालदीव नहीं भेजा, मालदीव गया था। तो उन्होंने दावा किया पवन खेड़ा ने कि नेपाल जो है चीन से नजदीकियां उसकी बढ़ रही हैं सर, वहां भी एक कॉरिडोर बना रहा है चाइना। ये तो बहुत दिनों से और नेपाल में भी अब के सुर जो है वो हमारे प्रति थोड़ा बदल रहे हैं। और हमारे कभी इस मतलब 78 साल में पाकिस्तान से भारत की तुलना कोई नहीं करता था। अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है सर, पाकिस्तान और भारत की तुलना होने लगी है। राष्ट्रपति ट्रम्प कई बार कह चुके हैं दोनों बहुत शानदार देश हैं, दोनों मेरे दोस्त देश हैं। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, ऐसा है कि भारत की लोकप्रियता और तरक्की और वो देख करके तो जाहिर है कि तमाम देश जो है वो घबराते हैं। देखिए, नेपाल में जब भूकंप आया था तो भारत ने बहुत बड़ी मदद की थी, बढ़ चढ़ के मदद की थी। हाँ, मोदी जी ने कहा, मैंने कहा था कि मैंने सबसे पहले नेपाल को बताया था भूकंप आने के बाद। ये भी एक काम कमाल किया है तो बहरहाल उससे तो देश में एक, देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक मैसेज गया था कि भारत मदद में सबसे आगे रहता है। लेकिन आज जो देखिए, भारत का मसला ये है कि भारत के अंदर जो है जो अंदरूनी हालात हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि उसका असर बाहर भी पड़ता है। तो अब नरेंद्र मोदी जी को ये तो बिल्कुल वो मानना चाहिए कि पूरी दुनिया में उनकी छवि कैसी होनी चाहिए कि हर देश जो है उनको पसंद करे और यहाँ को। अब नेपाल में कैसे लोग जो है वो यहाँ के भारत विरोधी स्वर अपनाने लगे हैं। और हमको याद है अभी 2-3 दिन पहले यूपी के नए डीजीपी कार्यवाहक जो है राजीव कृष्णा साहब ने जब पदभार संभाला तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। योगी जी आए दिन जाते हैं नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल से यूपी का सबसे ज्यादा बॉर्डर लगा हुआ है। और सीमा हैदर वो भी वाया नेपाल ही आई थी, पाकिस्तान वाली। नेपाल से सबसे ज्यादा घुसपैठ की संभावना रहती है। और उसी नेपाल में हमने किसी प्रतिनिधिमंडल को नहीं भेजा, ना हमने नेपाल के किसी दूतावास से कोई संपर्क किया इस विषय पे, मेरी जानकारी में नहीं है। जाहिर है कि नेपाल भी जो है अपना किसी अच्छे बड़े देश से अगर चीन से वो कर रहा है तो हमारा तो कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उसको रोक लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि हमारा ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ, अभी तक हमेशा नेपाल जो है भारत का ऋणी रहा, हमेशा भारत के प्रति उसके अच्छे व्यवहार रहा, अच्छी बातचीत रही। लेकिन आज जो है वो पता नहीं क्यों वो चीन के करीब जाने का मतलब कि भारत को ये दिखाना कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं है। उधर चीन जो है पाकिस्तान को भी अपने करीब कर रहा है। पाकिस्तान चीन यही तो डिप्लोमेटिक कर रहा है सर कि एशिया के जितने कंट्री हैं, श्रीलंका पे चीन का बढ़िया होल्ड है, आपका नेपाल पे है, भूटान पे है, पाकिस्तान पे तो ऑलरेडी है ही है, बांग्लादेश में है। मतलब चीन ने तो चारों तरफ से हमको घेर रखा है। अब सर बहुत हुजूर माई बाप विश्वगुरु ने बहुत, हम लोगों ने भी कई बार रिक्वेस्ट की, तो अब कुल मिला के हमारे विश्वगुरु को समय मिल गया है प्रचार वचार रोड शो करने से। तो पता चल रहा है कि 6 जून को शायद पहलगाम जाएंगे और कुल 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का राष्ट्र के नाम समर्पित भी करेंगे। और वो जो 19 अप्रैल को नहीं गए थे वंदे भारत, जो उनकी जान
प्राण है, वंदे भारत उन्हीं की जान प्राण है, उसका भी उद्घाटन करेंगे, क्या कहेंगे सर? अब देखिए, धारा 370 हटाने के बाद पूरे देश में मैसेज गया था, और कश्मीरियों से भी कहलाया जाता था वहाँ पर कि बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, यहाँ के लिए सब कुछ चल रहा है। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में ये पहलगाम का घटना हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया कि वहाँ लोगों हाथ बहादुर के कारोबार ठप हो गया, लोगों को भूखमरी की नौबत आ गई। जैसा कि वो कश्मीरी नेता सब बताते रहते हैं, वहाँ के हम भी कह रहा है कि इस वाक़े के बाद हमारा सारा रोजी रोटी और जो जो पर्यटक आते थे, सैलानी आते थे, उनका भी वो रुक गया है। तो अब ये मैं जैसे कंट्रोल डैमेज टाइप होता है कि भाई चलो वहाँ कुछ ऐसी बड़ी योजना, लेकिन अप्रैल में घटना घटी, इनको 6 जून को याद आ रहा है। अब देखिए, इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े कद का आदमी, प्रधानमंत्री हैं, वो कोई विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, तो बहुत सोचना पड़ता है, फिर पार्टी तय करती है। हो सकता है किसी पंडित से मुहूर्त निकलवाया हो। हाँ, और हो सकता है इसमें संघ ने भी ये बात कही होगी, थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि लगे कि कश्मीर को एकदम नेग्लेक्ट नहीं किया। 370 या हो सकता है बात काफी थू फजियता हो चुकी है, तो अब सोचे हो कुछ ऐसा करो कि शर्म आ गई हो कहीं से। हाँ, कि सरकार वहाँ के लिए बहुत चिंतित है, बहुत कुछ कर रही है, तो बहरहाल ठीक है, अच्छा प्रयास है। अब एक साथ बड़ा विचित्र मामला आया, वैसे हम आपकी जानकारी लिए बता दें, आज तक कश्मीरी पंडितों का वहाँ पे पुनर्स्थापन नहीं हो पाया जम्मू कश्मीर में। 370 हटे समय मुद्दत बीत गई। अब सर बदायूं में एक अजीबोगरीब घटना घटी। यहाँ एक युवक जैसे ही शादी के बाद अपनी दुल्हन लेकर घर पहुंचा तो अचानक 2 युवतियों ने वहां आकर हंगामा शुरू कर दिया। एक युवती ने युवक को अपना प्रेमी बताया, जिसके बाद दूल्हा और उसका परिवार सन्न रह गया। किसी तरह लोगों ने समझा बुझाकर युवतियों को घर भेजा। ये क्या मामला, ये राजा दशरथ कहाँ से कलयुग में कहीं निकल रहे हैं? बताया है, मामला थाना बिनावर क्षेत्र का है। क्या कहेंगे सर? नहीं, वहाँ के जो वो जानकार हैं उन लोगों ने बताया कि लड़के की शादी थी, लड़के की शादी जब लौटा है, अब इसमें तो कहा जा रहा है कि बाद में ही कहा जा रहा है कि शादी जब हुई है, बारात लौटी है, तो वो लड़की 2 और लड़कियों के साथ, और हाँ, लड़के का नाम रजत है और लड़की का दुल्हन का नाम सौम्या है। सौम्या है। हाँ। तो वो वहाँ पर मौजूद थे। हाँ। और आते ही वो हंगामा शुरू कर दिया कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, और मैं इसको चाहती हूँ, ये मेरा प्रेमी है और मेरे साथ धोखा किया है, और मैं बवाल काटने लगी। तो खैर बवाल बढ़ा, तो पुलिस आई हुई की, तो वो लड़के ने तो इनकार कर दिया कि दोस्ती तो मेरी थी जी। उसने ये एक्सेप्ट किया कि दोस्ती मेरी इनसे है, रिलेशनशिप जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिलहाल इस मामले को पुलिस ने हस्तक्षेप करके सबसाइड करा लिया है। अब क्या होगा इसमें, वो लड़की का दावा कितना सही है कितना गलत है तो वही जाने। लेकिन बहरहाल अब ये देखिए समाज में होने लगा है, लड़कियों की शर्म खत्म हो रही। सबसे बड़ी चीज ये कि लड़कियों ही की शर्म खत्म हो रही। कोई पति को मरवा दे रही है, कोई किसी के साथ भागी जा रही है, कोई सिपाही नौकरी कर रही है वो अपने प्रेमी के साथ भागी जा कोई NHI पे कोई टीचर है तो लड़के अपने स्टूडेंट के साथ भागी जा रही है। कुछ अजब नहीं, तो अमृत काल है, अमृत काल में कुछ बूंदे पड़ी हैं, ऊर्जावान कार्यकर्ता है सब। अब सर विधानसभा चुनाव से पहले जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी और मुक्तेश्वरानंद बड़ा ऐलान किया है कि वो भी गौ माता की रक्षा के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में गौ माता के नाम से प्रत्याशी को अपने चुनाव मैदान में उतारेंगे। क्या कहेंगे? वो भी राजनीति में आ गए, एक और धार्मिक बाबा राजनीति में आ गए। देखिए, ये भी एक गेम है जी। और ये मैं समझता हूँ कि सब घूम फिर करके एक ही चट्टे, क्या कहा जाता है कि थैली की चट्टे बट्टे वाली बात होती है। सनातन धर्म के ही भले के लिए बात बाद में होने लगती है कि सब हम तो वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। आप ये नया गेम खेलने जा रहे हैं कि हम गौ माता रक्षा के नाम पर प्रत्याशी खड़ा कराएंगे जी, और खड़ा करेंगे जी, और सारे दलों से कहेंगे एक प्रत्याशी गौरक्षा के नाम पर आप खड़ा करिए, ताकि हम ये देखेंगे कि कितने लोग गौरक्षा के समर्थन में हैं और कितने जो है वो नहीं है। तो अभी देखिए इसमें जो है उसका जो है मतलब धर्म को घुसेड़ना राजनीति में ये कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। यही कहा जाएगा ना कि देखिए जनता से ये कहा जाए कि साहब आप को इसकी कसम उसको कसम होता आप उसी को वोट दीजिए, तो वहाँ तो वो खत्म हो जाती है ना आदमी की स्वतंत्रता। अब सर एलन मस्क हैं तो वो उनकी जो कार बनाती है कंपनी टेस्ला, ट्रंप ने दबाव बनाया था, तो अब एलन मस्क भारत में टेस्ला बनाएंगे तो नहीं, फैक्ट्री तो नहीं लगेगी, जहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन वो बेचेंगे और
उस सैटेलाइट को भी पूरी तरह अनुमति मिल गई है, बल्ले बल्ले है उनकी स्टारलिंक को। अब उनके पिता हैं सर एलोन मस्क और उनकी बहन आज अयोध्या पहुंची हुई है रामलला के दर्शन के लिए, और मानगढ़ी के पुजारी हेमंत दास समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आज उनको रिसीव करके स्वागत भी किया है। कई दिन से मामला चल रहा था, वो शंकर जी के भक्त बताए जाते हैं एलोन मस्क, और बहुत उनके अंदर ऐसी भक्ति भावना जागृत हुई है अचानक से, प्रभु अरे ऐसा आदमी हमने नहीं देखा भाई, पलटी मार। बिल्कुल अब लगता है उनसे बड़ा कोई हिंदू है ही नहीं सर, क्या कहेंगे? अब देखिए ये कारोबार का मामला है जी। एलन मस्क जो अभी तक ट्रम्प के एकदम जो है मतलब गले में गला डाल करके बाहें डाल करके एक दूसरे से मिले हुए थे, ट्रम्प भी अपने साथ उनको जोड़े हुए थे जी, और बड़ी ताकत समझ रहे थे एक दूसरे को जी। तो अब वो भारत जैसे बड़े बड़े व्यापार को, बड़े मतलब बाजार को, हाँ स्टारलिंक जैसी कंपनी को मिल गया, सब लाइसेंस फाइनल हो गया, अगले हफ्ते से तो काम अब शुरू है। ये तो देखिए भारतवासियों के दिल में जगह बनाना सबसे पहला काम होता है कि वो जाने की देखिए भाई एलोन मस्क आए अपनी बेटी के साथ, यानी एलन मस्क की बहन के साथ यहाँ आए, पुजारी से मिले, आशीर्वाद दिया और भगवान श्री पूरा राम मंदिर ट्रस्ट उनका स्वागत कर रहा है। तो अब देखिए इसके पीछे जो रणनीति है मेरा ख्याल है यही होगी कि भारत व्यापार वो ट्रम्प कह रहे थे, यानी सही कह रहे थे कि हमने युद्ध दोनों देशों का रुकाया है, व्यापार, यानी इसमें दुनिया में सब कुछ व्यापार पर क्या चारों तरफ घूम रहा है, धर्म भी जो है वो व्यापार की परिक्रमा कर रहा है। चलते चलते दर्शकों को बता दूं कि आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, और स्टीव जॉब्स भी इंडिया बहुत आते हैं, थे और आते हैं अभी भी। आपने एप्पल का नाम सुना होगा, वो बाबा नीम करोली महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं स्टीव जॉब्स, और कुछ लोगों ने तो एक कथा कहानी भी बताई, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, कि वो जो एप्पल का लोगो है आधा कटा हुआ सेब, वो भी बाबा नीम करोली महाराज का ही दिया हुआ, उन्होंने सेब को काट के स्टीव जॉब्स को भेंट किया था, उसी से उन्होंने वो एप्पल का लोगो डिजाइन किया है। तो हाँ, तो स्टीव जॉब्स जो है बाबा नीम करोली महाराज के भक्त, और ये एलोन मस्क जो है हमारे रामलला के भक्त, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।